हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डाउट एक्सपर्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। अपनी जो हमारी क्लास 10 साइंस की सीरीज़ चल रही है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि सभी को पता है कि पहले हमने क्या फिज़िक्स के सेक्शन को कवर करने की कोशिश की है और फिज़िक्स के आज हम लास्ट चैप्टर को कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी जो इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, जितने भी फिज़िक्स के आपके एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और अब लास्ट चैप्टर बचा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर का क्या नाम है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम देखें नई एनसीईआरटी के हिसाब से ये जो चैप्टर है ये चैप्टर 12 है, ठीक है, नई एनसीईआरटी के हिसाब से। और अगर हम देखें पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से तो ये चैप्टर 13 है। अभी तक हमने लास्ट चैप्टर पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी कवर किया था और पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 13 है। अब आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि पुरानी और नई एनसीईआरटी में चैप्टर का डिफरेंस कैसे हो गया। तो देखो, जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें जो एक चैप्टर था आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, है ना, केमिस्ट्री का ये चैप्टर था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ये आपका न्यू एनसीईआरटी में हट चुका है। न्यू एनसीईआरटी में आपके सिलेबस में ये चैप्टर नहीं है। तो जब ये चैप्टर हटा तो एक एक चैप्टर क्या हो गया है, शिफ्टिंग हो गई है चैप्टर की। इस चैप्टर के हटने से चैप्टर्स की शिफ्टिंग हो गई है। अब अगर आप नई एनसीईआरटी खोलेंगे तो उसमें आप देखेंगे बाकी ऐसा कुछ और डिफरेंस नहीं है। कोई डिफरेंस होगा तो वो हम बताएंगे। जैसे कि इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स आपके सिलेबस से हट चुके हैं, मोटर था, है ना, इंडक्शन वगैरह था, ये टॉपिक्स मैग्नेटिक इफेक्ट से हट चुके हैं। और जो चैप्टर पूरा हटा है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब आपकी नई एनसीईआरटी में वही फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, देन चैप्टर 2 है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, थर्ड है मेटल एंड नॉन मेटल, फोर्थ है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, फिफ्थ है लाइफ प्रोसेस, सिक्स्थ है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सेवंथ है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, एट्थ है हेरिडिटरी, नाइन्थ आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है जो हम कवर कर चुके हैं, टेंथ है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये भी कवर हो चुका है, इलेवेंथ है इलेक्ट्रिसिटी, ये भी कवर हो चुका है, एंड फोर्थ वन लास्ट जो आपका 12th चैप्टर है नई एनसीईआरटी से वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। देन लास्ट चैप्टर 13 हो गया है आवर एनवायरनमेंट। जो पुरानी एनसीईआरटी थी ना, ओल्ड एनसीईआरटी, जब हम ओल्ड एनसीईआरटी को लेके चल रहे थे तो ओल्ड एनसीईआरटी में टोटल चैप्टर थे 14, है ना, 14 चैप्टर्स थे। लेकिन जो हमारी न्यू एनसीईआरटी है तो स्टूडेंट्स जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें सिर्फ 13 ही चैप्टर है। तो 13 चैप्टर होने की वजह से एक चैप्टर हमारा हट चुका है और वो जो चैप्टर हटा है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ये हमारा पीरियोडिक टेबल के ऊपर था जहाँ पे आप एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन देख रहे थे कि कौन से ग्रुप कौन से पीरियड में वो आ रहे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इन सब का क्लासिफिकेशन था। ये अब आपके सिलेबस में नहीं है, ये एक्सक्लूड हो गया है, जिस वजह से हमारे चैप्टर के नंबरिंग में एक एक क्या हो गई है, शिफ्टिंग हो गई है। ठीक है, तो परेशान ना हो जो बच्चे न्यू एनसीईआरटी को देख रहे हैं या जो बच्चे ओल्ड को देख रहे हैं वो ऐसे परेशान ना हो कि मैम हमारी बुक में तो चैप्टर 12 है वो क्या बोलते हैं कोई और है और आप बता रही हैं चैप्टर 12 पीरियोडिक मैग्नेटिक इफेक्ट है। तो बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, जो ओल्ड एनसीईआरटी में उसमें चैप्टर 13 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और न्यू एनसीईआरटी में चैप्टर 12 है। आप नंबरिंग पे ध्यान ना देते हुए जो टॉपिक है, चैप्टर का नेम है, आप इस पे ध्यान दीजिए, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो आज की क्लास में हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स पढ़ेंगे किसके? इलेक्ट्रिक करंट के। इलेक्ट्रिक करंट हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा। जो हमारा प्रीवियस क्लास थी वो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर थी। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है वो भी जल्दी से आप अपनी कंप्लीट कर लें, बिकॉज फिजिक्स एक सीक्वेंस में ही समझने में मजा आता है और समझ भी तभी आता है। तो हमने पहले इलेक्ट्रिक जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और उसको हमने एक डिनोट भी किया था, सिंबल दिया था, जो क्या था, आई था। आई से हमने इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किया था। Q = IT था और I जो था चार्ज पर यूनिट टाइम था। प्रीवियस क्लास के लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, आप जाके वो देख लें। अब हमने इलेक्ट्रिक
जो करंट था उसके इफेक्ट देखी उस वाली क्लास में, तो कुछ एक उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट था हीटिंग इफेक्ट, है ना। हीटिंग इफेक्ट हमने लास्ट क्लास में देखा था, और ये हीटिंग इफेक्ट किसका था? इलेक्ट्रिक करंट का था। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट था। तो क्या ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसके कुछ और भी इफेक्ट होते हैं? तो यस, हीटिंग इफेक्ट के अलावा उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है, डेट इज मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट्स। जाने अनजाने में जब आप छोटे होंगे या फिर अभी भी आप मैग्नेट्स का तो आपने देखा ही होगा, है ना। सबने कहीं ना कहीं मैग्नेट को सबने कहीं ना कहीं मैग्नेट्स को लगा के देखा होगा कि अरे ये मैग्नेट तो हमारी लोहे पे चिपक रही है, अरे ये इस चीज़ पे नहीं चिपक रही, इसका मतलब ये आयरन नहीं है, ये स्टील है या प्लास्टिक है या कुछ और है। मतलब आपने मैग्नेट को देखा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आयरन पे ही चिपक जाती है। आप लेके गए, आजकल तो बल्कि कुछ मैग्नेट्स ऐसी आने लगी हैं जो हम अपनी अलमीराज पे लगाते हैं, है ना। कहीं आप घूमने गए, वहाँ से लेके आए, है ना, उसके पीछे एक छोटी सी मैग्नेट लगी होती है। एक्चुअल में मैग्नेट क्या है, कहाँ से आ रही है, कैसे वर्क कर रही है, लोहे पे क्यों चिपक रही है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, तो आप लोग बहुत ध्यान से क्लास को समझिए। ये एक तरह से आपका बेस है। इस चैप्टर में क्लास 10th में काफ़ी सारे टॉपिक्स को हटा दिया गया है, बट 11th और 12th के लिए ये आपका बेस है। तो इसको आप जितना अच्छे से समझ लेंगे, आगे आपको उतना ही ईजी रहेगा। अब क्या हुआ, मैग्नेट हीटिंग इफेक्ट समझ लिया इलेक्ट्रिसिटी से। अब देखा गया कि भाई उसका कुछ और भी इफेक्ट होते हैं, है ना। हीटिंग इफेक्ट के अलावा इलेक्ट्रिक करंट के कुछ और भी इफेक्ट होते हैं। तो वो क्या इफेक्ट होते हैं? वो हमारा एक मैग्नेटिक इफेक्ट सामने आया। अब मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे समझें, ये बात समझ में नहीं आ रही। तो जो हमारे क्या हुआ, एक हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, ये साइंटिस्ट थे। हैंस क्रिश्चियन, आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है, ऑरस्टेड। लगभग 1777 से 1851 के अराउंड इन्होंने क्या किया, 19th सेंचुरी में थे ये साइंटिस्ट। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, जो मैग्नेट का इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसको समझने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन्होंने ही उसकी स्टडी की, इन्होंने ही हमें बताया कि कैसे एक मेटेलिक वायर जिसमें करंट फ्लो होता है, उसके अराउंड में अगर हम कोई भी चीज़ लेके आएंगे, तो कंपास ले आएंगे, तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा। एक्चुअली इन्होंने क्या किया, आपकी एक एक्टिविटी है ओल्ड एनसीईआरटी में 13.1 एंड न्यू एनसीईआरटी में 12.1। तो जो एक्टिविटी है उसमें उन्होंने क्या किया, एक कॉपर का वायर लिया। समझ लीजिए ये हमारा कॉपर का वायर है, ठीक है। इसको रख दिया, चाहे आप ऐसे रख लीजिए या फिर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के अराउंड में रख लीजिए। इस तरह से इन्होंने एक कॉपर का वायर लिया। अब इन्होंने क्या देखा कि जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया, ठीक। तो इन्होंने देखा, एक इसके पास में कंपास लेके आए। कंपास जो लेके आए, when compass is brought near a wire having electric current, तो it shows deflection। इस कंपास में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। ये अपनी पोजीशन से थोड़ा सा ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। तो इसमें इनके दिमाग में तुरंत आ गया कि अगर हम किसी भी चार्ज वाले वायर के पास, इलेक्ट्रिक करंट जिसमें जा रहा है उसमें चार्ज है, उसके पास अगर हम किसको लेके आ रहे हैं, कंपास को लेके आ रहे हैं, तो इसकी जो निडल है उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है ना, कि डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है। तब इनके दिमाग में आया, अरे कोई तो चीज़ यहाँ पे हो रही है जिसकी वजह से जो हमारा कंपास है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो तब इन्होंने स्टडी की कि ये जो डिफ्लेक्शन है, दिस इज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। क्यों होगा, दिस इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से कंपास में क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। ये चीज़ हमारी क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने स्टडी की, उन्होंने हमें बताया। अगर हम इसकी एक
यहीं से जो कॉन्सेप्ट आया वो आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। किसका कॉन्सेप्ट आया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब आप देख रहे हैं इसमें दोनों वर्ड यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रो भी और मैग्नेटिज्म भी। इलेक्ट्रो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और मैग्नेटिज्म बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस इलेक्ट्रो, बाय दिस करंट, है ना। इसलिए इसको क्या बना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड डिस्कवर्ड दैट ए कंपास निडल गॉट डिफ्लेक्टेड व्हेन कैरिंग मेटेलिक वायर, मेटेलिक कंडक्टर इज प्लेस्ड nearby it. According to him, deflection of compass needle was due to the magnetic field produced by the electric current. यानी कि when a compass is brought near to a wire having electric current, then it got deflected. When a compass needle, जो कंपास की निडल है, is brought near a wire having electric current, then it got deflected. वो क्या होती है? डिफ्लेक्ट होती है। एंड क्यों होती है? यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड produced by इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसकी वजह से कंपास निडल क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट होती है। डिफ्लेक्शन शो होता है उसमें, मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज आ रही है जिससे वो डिफ्लेक्ट हो रही है। तो हम यहाँ से ये चीज एक निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर प्रोड्यूस मेटेलिक फील्ड अराउंड इट। यहाँ से आपका एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटेलिक वायर, एक मेटेलिक वायर में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, या आप उसे कंडक्टर भी कह सकते हैं, प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अगर ये कोई वायर है, अगर ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके चारों तरफ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। और इसी वजह से जब कंपास लेकर आएंगे आप इसके पास, तो उसकी निडल डिफ्लेक्ट होगी। समझ में आया? कंपास के निडल में क्या शो होगा? डिफ्लेक्शन शो होगा। एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? अब इन्होंने ना इस चीज को एक और चीज से समझा। इन्होंने क्या किया कि जैसे एक पेपर लिया, आप भी ले सकते हैं, व्हाइट शीट पेपर लिया है ना, उसमें एक बार मैग्नेट रख दी, अभी मैं आपको बाद में समझाऊंगी इसके पोल्स और ये सब क्या होते हैं। और इसके चारों तरफ क्या किया? जो आयरन के पार्टिकल्स थे ना, उनको स्प्रिंकल कर दिया। चाहे आप सॉल्ट स्प्रिंकलर ले लें, करके भी देख सकते हैं घर पे ये एक्टिविटी। ऐसे करके चारों तरफ उसको स्प्रिंकल कर दिया। जब स्प्रिंकल कर दिया तो ये क्या देखते हैं कि ये जो हमारी वाइट शीट है, इस पे जो मैग्नेट रखी है, तो इसके चारों तरफ जो हमारी आयरन पार्टिकल्स हैं जो स्प्रिंकल किए थे, वो प्रॉपरली अलाइन हो गए हैं सर्कुलर फॉर्म में। कैसे अलाइन हो गए हैं? सर्कुलर फॉर्म में पूरी तरह वो अलाइन हो गए हैं। इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब उन्होंने क्या समझा कि ये जो मैग्नेट है, इसने अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से जो हमारे पार्टिकल्स हैं आयरन के, वो एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। एंड दिस अलाइनमेंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये ही उस अलाइनमेंट की वजह से ही बनी है कि अपने आप को उन्होंने प्रॉपरली अलाइन कर लिया। तो अगर हम देखें कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये डेफिनेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास, आपके मतलब एग्जाम्स के पर्पज से। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? स्पेस सराउंडिंग नियर अ मैग्नेट विद इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड। ये क्या होता है? स्पेस सराउंडिंग near a magnet with in
which a magnetic force is experienced। जहां तक मैग्नेटिक फोर्स, कोई भी मैग्नेट के चारों तरफ, ये हमारी मैग्नेट है, बार मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ पोल है, इसके चारों तरफ जो भी जितने भी एरिया में मैग्नेटिक फोर्स का एक्सपीरियंस किया जाएगा, जहां तक मैग्नेटिक फोर्स फील की जाएगी, वहां तक इस मैग्नेट का क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। जहां तक मैग्नेटिक फोर्स फील होगी वहां तक ही इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होगा। और उस पॉइंट के बाद, जैसे सपोज करो यहां तक फोर्स फील हो रही है, इस पॉइंट के बाहर फोर्स फील नहीं हो रही है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ यहां तक होगा जहां तक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस की जाएगी। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी जो है डायरेक्शन भी है, आप देखेंगे अभी, और मैग्नीट्यूड भी है ना। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें हैं। तो ये क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी आपने 9th क्लास में पढ़ा है, वो क्वांटिटी होती है जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, जबकि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, इनमें स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। और अभी हम देखेंगे क्या डायरेक्शन होती है। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है टेस्ला। क्या होती है, टेस्ला। ये ध्यान रखनी है, यूनिट होती है टेस्ला। ठीक है, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड हमें समझ में आ गया, तो अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमको समझना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं। सबसे पहली बात, ये एक्चुअल में नहीं होती है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के काम आती हैं। ठीक है, इमेजिनरी लाइन है ये, अगर हम समझें, इमेजिनरी लाइंस used to represent magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के ये काम आती हैं। मैग्नेटिक फील्ड नियर अ मैग्नेट। ठीक है, अगर आप देखेंगे, जब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये एक प्रॉपर वे में, अभी हमने जब बार मैग्नेट के चारों तरफ स्प्रिंकल किए थे आयरन फिलिंग्स को, तो हमने देखा था कि वो इस तरह से अरेंज हो गई थी, है ना, एक प्रॉपर अलाइनमेंट में अरेंज हो गई थी। तो ये जो प्रॉपर अलाइनमेंट है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आयरन फिलिंग्स का, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये क्या कहेंगे इनको, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। द प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ आयरन फिलिंग नियर अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एंड दीज आर द इमेजिनरी लाइंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड नियर द बार मैग्नेट। ठीक है, अगर इनकी बात करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो ओरिजिनेट होती हैं वो होती हैं यहाँ पे, अगर हम, ये है हमारी बार मैग्नेट, आप यहाँ से समझिए, हाँ जी, दिस इज द बार मैग्नेट। ये जो सेंटर में बनाती हूँ, समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और कमेंट में। इसके अलावा जो भी व्यूअर्स नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब करें। क्लास 10th की, क्लास 9th की मैथमेटिक्स की सारी क्लासेस ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, तो ये आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। क्लास 10th का भी ये लास्ट चैप्टर है, आप इसको भी पूरा वहीं से पढ़ सकते हैं। अब आपको ट्यूशन्स पे पैसे लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी और बहुत अच्छी एजुकेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। ये एक बार मैग्नेट है। क्या है, बार मैग्नेट है। जो मैग्नेट होता है, इसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो मैग्नेट के दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक क्या है, साउथ पोल है ना, दो पोल हैं। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम नॉर्थ पोल। कहाँ से, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं और एंटर कहाँ होती हैं, साउथ पोल में, वापस कहाँ चली जाती हैं, साउथ पोल में।
फिर अगर देखो, ये मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज में बता रही हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो हमारा क्वेश्चन आता है वो प्रॉपर्टी पूछता है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो सबसे पहले ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर टू साउथ पोल। कहाँ पे एंटर हो जाती हैं? साउथ पोल में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये कंटिन्यूस होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं कंटिन्यूस होती हैं, कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड, कंटिन्यूस होती हैं एंड क्लोज्ड कर्व्स होते हैं इनमें। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। और अगर इनकी हमें डायरेक्शन पता करनी हो तो कैसे करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करके। टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट on magnetic field, on magnetic field gives the direction of magnetic field line। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हमें मिल जाएगी, है ना। इसमें भी डायरेक्शन होती है। तो ये सारी क्या है? प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। एक तो वो ओरिजिनेट होती है नॉर्थ पोल से, एंटर होती है साउथ पोल में, कंटिन्यूस होती है, क्लोज कर्व होते हैं। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो आपको उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या मिल जाएगी? डायरेक्शन मिल जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यूज में कि डू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर? क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं? तो नहीं करती हैं। यही इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये हमेशा सर्कुलर फॉर्म में रहती हैं, ये इंटरसेक्ट कहीं भी नहीं करती हैं। आप सोच लें वो एक दूसरे से ऐसे ऐसे मिल जाएंगी, नहीं, वो हमेशा ऐसे ही चलेंगी। क्लियर है? इसमें इंटरसेक्शन नहीं होगा। और ये एमसीक्यूज में आपका क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, इफ लाइंस आर क्लोज। ये क्वेश्चन भी आया था 2000 आई थिंक 19 या 20 में, सीबीएसई ने पूछा था। इफ लाइंस आर क्लोज, जो लाइंस क्लोज होंगी तो फील्ड कैसा होगा? फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज होंगी उतना ही स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा। इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अपार्ट, दूर हैं, देन मैग्नेटिक फील्ड इज वीक। देन मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? वीक होगा, कमजोर होगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है? अब जैसे ये दो बार मैग्नेट है, क्लियर है, यहां से ये नॉर्थ से निकली है, साउथ में एंटर हो गई है, बहुत ही क्लोज मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में एंटर हो गई है। अगर हम दूसरी देखें, इसमें नीचे भी निकलेंगी, दूसरे में ऐसे जा रही हैं, फिर ऐसे जा रही है, ये एक दूर जा रही है, एक ये जा रही है। अब इसमें कोई एक हमारा लेके आए, यहाँ पे हमने रखा, ये कह दो कि ये हमारा कोई भी कंडक्टर ए है और ये कंडक्टर बी है, तो इसमें किस वाले में जो फील्ड है वो स्ट्रॉन्गर होगा? वो किस में होगा? ए में, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ज़्यादा नियर है, इसलिए फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। जबकि बी का फील्ड वीक होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं, फार अपार्ट हैं। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि दो कंडक्टर हैं, उन्हें अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। एक में बहुत क्लोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, दूसरे में बहुत अपार्ट हैं। तो कौन सा कंडक्टर ज्यादा फोर्स को या ज्यादा फील्ड को फील करेगा? तो कौन सा करेगा? जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज है, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी आप अपने हैंड रिटन नोट बना सकते हैं। ये आपको मैं सब यहाँ पे समझा रही हूँ, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। अब एक क्वेश्चन बनता है यहां से, डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर? इंटरसेक्ट ईच अदर, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। अभी मैंने आपको समझाया है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख के आप हमें ये बताएंगे कि क्या इंटरसेक्ट करती है या फिर नहीं करती है। ओके, एक हमारा अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, ये भी आप बताएंगे, मैंने समझा दिया है। व्हाई डज अ कंपास
वाई डज ए कंपास निडल get deflected when brought near a bar magnet। एक बार मैग्नेट के पास लेकर आएंगे तो क्यों डिफ्लेक्ट होगी, ये भी हमने अभी पढ़ा है, ये आप बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमें इसमें स्टडी करना है। इस टॉपिक का ही नाम ये है। एक एक्टिविटी की थी ना जिसमें हमारा बार मैग्नेट डिफ्लेक्ट हुआ था, है ना, वो कंपास निडल डिफ्लेक्ट हुआ था, तो हमने वो एक्टिविटी की थी। अब इसमें अगर हम देखें सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड हमें बताना है थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। कैसे कंडक्टर के थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, चाहे वो वायर हो या फिर कुछ भी हो सकता है ना। तो स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू हमें सबसे पहले ये देखना है कि कैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएंगी। अब देखो आपने समझ लिया मैग्नेटिक फील्ड क्या है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है। अब हमने ये लिया एक स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर है यानी कि ये वायर है, इसमें हमारा करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। जो डायरेक्शन है करंट की वो क्या है, आई इज फॉर करंट। जिन्होंने लास्ट क्लास देखी है उन्हें डाउट नहीं होगा, फ्लोइंग अपवर्ड, कहाँ, ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। तो अब ये जो इसमें वायर है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, कंसंट्रिक सर्कल्स होंगे। ये सेंटर में होगा और आप समझिए कैसा बनेगा, कंसंट्रिक सर्कल होंगे। 3D में आप इमेजिन कर सकते हैं, बीच में वायर होगा और उसके चारों तरफ क्या होंगे, सर्कल्स बने होंगे। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। अब इसमें डायरेक्शन कहाँ को होगी, इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। ये तो हम समझ गए कि कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल्स हैं, लेकिन जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वो कैसी होगी। तो उसके लिए एक रूल दिया मैक्सवेल जी ने और उस रूल का नाम है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। क्या नाम है, राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल यानी कि सीधे हाथ वाला रूल है। अब इस रूल में ये रूल सबसे पहले किसके लिए दिया था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसके लिए दिया था, टू नो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को पता लगाने के लिए मैक्सवेल ने एक रूल दिया, एक नियम बनाया, उसका नाम दिया गया मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। अब ये जो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल है ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो वायर है आप उसे अपने सीधे हाथ में पकड़ लीजिए, होल्ड द वायर इन योर राइट हैंड, एंड जो आपकी हाथ का थंब है, जो अंगूठा है, वो जो अंगूठा है वो आपका होना चाहिए किसकी डायरेक्शन में, आपका जो अंगूठा है वो होना चाहिए वायर में करंट की डायरेक्शन में। जैसे कि हमने ये वाला लिया था, इसमें करंट ऊपर जा रहा था, है ना। इसमें क्या हो रहा था, जो अभी हमने लास्ट ये वाली इसमें पढ़ा है, ये देखो, रुक जा भाई, इसमें करंट ऊपर जा रहा है तो आपको अपने अंगूठे को ऊपर रखना है। कहाँ को रखना है, ऊपर को रखना है। अपना अंगूठा ऊपर रखा। अब ये जो डायरेक्शन होगी आपके फिंगर्स की कर्लिंग की, ये जो फिंगर्स के कर्लिंग की डायरेक्शन है ये आपको क्या देगी, ये आपको देगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। यही राइट हैंड थंब रूल कहता है। इफ यू होल्ड द कंडक्टर या करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड पॉइंटिंग योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्लिंग ऑफ फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं वो फटाफट से अपने पेन को एक तरफ रखें और अपने सीधे हाथ में आप समझ लीजिए क्या पकड़ना है, वायर पकड़ना है। इसमें करंट जो है ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है तो अपने हाथ को, अंगूठे को ऊपर की डायरेक्शन में रखना है और फिंगर्स को कर्ल करना है। जब आप फिंगर को घुमाएंगे, कर्ल मतलब ऐसे रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, तो आपकी फिंगर इस डायरेक्शन में मूव होगी, इस डायरेक्शन में मूव हो रही है। तो यहाँ पे जो करंट है, करंट हमारा किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है,
एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसी हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉक तो ऐसे चलती है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एंटी क्लॉकवाइज बन रही हैं। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल यही डायरेक्शन को बताता है। इफ यू होल्ड, मैं लिख देती हूं, द करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड, लेफ्ट से नहीं निकालना है, इन योर राइट हैंड एंड थंब पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब किस में जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट में, थंब पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, जो फिंगर्स मुड़ेंगी, कर्लिंग ऑफ फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कौन देगा, कर्लिंग ऑफ फिंगर, जहां को आपकी फिंगर कर्ल होगी तो वो ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन दे देगा। अगर यहां से आपने सीधे हाथ में लेके देख लिया, अगर अब आपको ये क्वेश्चन आता है कि डायरेक्शन निकालने के लिए, जैसे कि समझ लीजिए ये एक वायर मिल गया आपको, इस वायर में, ओहो वायर भी तो टेढ़ा हो रहा है, तो को सीधा ड्रॉ करते हैं। ये जो वायर है ये, इसमें करंट फ्लो हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन, करंट किधर है, आई हमारा किधर जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब आपको बताना है, यही क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप गोल गोल बना देंगे, आपको ये भी बताना है कि डायरेक्शन कैसी होगी। तुरंत आप पेन रखिए, अब आप सबसे पहले पता है सर्कुलर होती है, तो चलिए अगर हमने सर्कुलर ड्रॉ कर लिया इसके चारों तरफ, ठीक है। अब मेन पॉइंट क्या है कि इसमें डायरेक्शन कैसी होगी, डायरेक्शन क्या होगी। अब आपने अपना सीधा हाथ लिया, सीधे हाथ में अंगूठे को किधर किया, नीचे, नीचे की तरफ पॉइंट किया, थंब को कहाँ पॉइंट किया, नीचे की तरफ, ठीक है। तो अब आपका थंब नीचे है, ये आपका थंब है, ये नीचे जा रहा है। अब देखो आपकी फिंगर्स कैसे कर्ल कर रही हैं, क्या आपकी फिंगर्स ऐसे कर्ल कर रही हैं ऐसे कर्ल, जब आप थंब नीचे पॉइंट कर रहे हैं तो फिंगर ऐसे कर्ल कर रही है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन क्या हो गई, ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये तुरंत एरो लगा देंगे, यानी कि कैसी डायरेक्शन आ रही है, क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन आई है यहाँ से, क्लॉकवाइज। तो आप पूरा लिख के एक्सप्लेन करेंगे और इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। और कौन सा, बाय, ये भी लिखेंगे, बाय यूजिंग मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल यूज करके आपने इसकी डायरेक्शन निकाली है। तुरंत अंगूठे को आपने नीचे किया, ये आपका थंब है, थंब को आपने जैसे ही नीचे किया, दिस इज योर थंब, तो जो फिंगर है वो इस डायरेक्शन में कर्ल हुई, और इस डायरेक्शन में कर्ल होते ही हमें क्या मिल गई, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ में आ गया कि हाउ Maxwell right hand thumb rule is used to calculate the direction of magnetic field line, and this question is very very important for your exam purpose. क्लियर है। अगर अभी भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम व्हाट्सएप कहीं पर भी। यहाँ पे आपके डाउट्स विदाउट एनी कॉस्ट और विदाउट टाइम वेस्ट किए एकदम सॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मैग्नेटिक, और जो भी आपके फ्रेंड्स क्लास 10th में हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ ये क्लास को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो शो योर लव, आप लाइक करके जाएं, योर लाइक इज आवर मोटिवेशन। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, है ना। ये आपको इतना तो आप कर ही सकते हैं ना, आप ट्यूशन में इतनी महंगी महंगी फीस दे रहे हैं, यहाँ पे तो आपसे कोई फीस भी नहीं ली जा रही है, तो बस अपना सपोर्ट शो करिए जिससे हम आपके लिए और क्लासेस ला सकें। नेक्स्ट टॉपिक आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। एक सर्कुलर लूप है ना, उस सर्कुलर लूप में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन बतानी है। सर्कुलर लूप है ये,
ऐसे समझिए, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में थोड़ा टेढ़ा बनाया जा दिख रहा है क्योंकि 3D डायमेंशंस भी एनसीईआरटी बहुत यूज़ करता है। आप ये समझ लीजिए, आगे समझ। ये सर्कुलर लूप है, इसमें भी आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बतानी है। अब ये जो करंट है वो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे गया, फिर यहाँ पे और यहाँ से निकल के आ गया, निकल के आ गया। अब आप यहाँ देखेंगे ऊपर की डायरेक्शन में, अगर आप ऊपर की डायरेक्शन में देखेंगे, जस्ट वेट, हमारी तो पेंसिल गड़बड़ हो गई है। हाँ, थोड़ा सा ये वाला कलर चेंज कर रही थी मैं, तो इससे आपको समझने में इजी होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए, देखो करंट आपको फिर से यूज करना है बाय मैक्सवेल, है ना, यूजिंग लिख लेंगे आप, यूजिंग मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। अब यहाँ पे आपकी जो डायरेक्शन है करंट की वो इस साइड है, इस साइड है, यानी कि आपका थंब इस साइड जाएगा, ये थंब है, ये गया इस साइड। तो जब इस साइड गया तो जो कर्ल हो रहा है वो कैसे हो रहा है, अंदर से। आप देखेंगे, अपना सीधा हाथ तुरंत रखेंगे, कर्ल कैसे निकल रहे हैं, कर्ल निकल रहे हैं अंदर से बाहर की तरफ को, है ना, ऐसे निकल रहे हैं। अगर मैं कर्ल बनाऊं तो ये निकल रहे हैं अंदर से बाहर की तरफ, इस तरह से आपके कर्ल्स निकल के आ रहे हैं। और अगर आप नीचे जा रहे हैं तो नीचे देखो आपकी जो करंट की डायरेक्शन है वो इधर को हो गई है, तो थंब अपना तुरंत इधर रखेंगे, ये गया आपका थंब। तो अब आपके फिंगर ऐसे गई, यानी कि अंदर से बाहर, अंदर से बाहर। यहाँ पे जा रहा था आपका बाहर से अंदर और ये अंदर से बाहर, यानी कि दोनों में आपकी डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है ना। ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को निकालना होता है। अब जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो किस पे डिपेंड करेगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी क्लोज है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज है तो जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर है तो स्ट्रेंथ जो है कम होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, उसकी डायरेक्शन निकालने से पहले आपको करंट की डायरेक्शन समझना है। अगर करंट की डायरेक्शन में आपने कंफ्यूजन कर लिया है ना, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो भी गलत हो जाएगी और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए पहले, सबसे पहले करंट की डायरेक्शन को ध्यान से देखेंगे कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, आपको बतानी है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। अब ये जो सोलेनॉइड है ये क्या होता है, आपने स्प्रिंग तो देखा होगा, स्प्रिंग तो सब बच्चों ने ही देखा होगा, है ना, कुछ इस तरह का होता है इस तरह का, कर्ल्स होते हैं उसमें अंदर, सबने देखा है। ये जो स्प्रिंग है ये क्या होता है, इसी को सोलेनॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलेनॉइड। यही क्या है, सोलेनॉइड है। तो अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन शेप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स क्लोज्ड रैप्ड क्लोजली, बिल्कुल पास पास, उसको क्या बोलते हैं, इन शेप ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की शेप में होता है, कॉल्ड सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं इसको, सोलेनॉइड, स्प्रिंग की तरह होता है। अब इसमें आपको डायरेक्शन बतानी है करंट की, है ना। ये करंट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की। ये है कॉइल कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट, करंट हमारा ऐसे जा रहा है। आपको थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए मैं एक काम करती हूँ, ये वाले पॉइंट हटा देती हूँ, इससे आपको समझने में इजी हो जाएगा। ये देखो, यहाँ से करंट जा रहा है, इसके अंदर करंट गया ऐसे और इधर गया, कलर चेंज, इधर गया ऐसे, यहाँ तो जा रहा है नीचे, इधर जा रहा है ऊपर, सब में ऐसे ही घूम रहा है। पीछे वाली में नीचे है और आगे वाली में ऊपर है। तो आप समझिए किस डायरेक्शन में आपसे जब पूछा जा रहा है करंट वो निकालना, क्या, मैग्नेटिक फील्ड, तो आप देखिए जब नीचे जा ऊपर, अगर आप देखेंगे पीछे की तरफ, तो यानी कि अंदर से ऐसे निकल रही हैं, पीछे की तरफ से बाहर को निकल रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना। और अगर आप ऊपर देखेंगे तो वो ऐसे एंटर हो रही हैं, ठीक। मैं आप किसका यूज करेंगे, फिर से मैक्सवेल के
मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल का यूज करके। ऐसे ही नीचे की तरफ हो रहा है कि आपने जब नीचे जा रही हैं तो ये यहाँ से ऐसे निकल के जा रही हैं, ये देखो ऐसे बाहर और ऐसे अंदर, ठीक। क्योंकि इसमें दोनों तरफ, एक तरफ अगर आप ध्यान से देखें आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये इस तरह से आप बना लीजिए दूर दूर। इसमें यहाँ से जा रही है नीचे को, तो जब नीचे को जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसी होगी, और यहाँ से जब ऊपर को जा रही है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो आगे वाले फॉर्म में, अंदर वाली में, वो इस तरह होगी, ठीक है ना। तो इसलिए अंदर से तो ऐसे निकलेंगी और बाहर से ऐसे। जो अगर कोई भी डाउट आ रहा है आप हाथ घुमाइए, हाथ घुमा के आपको सब समझ में आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही है कि अंदर से तो आपकी जा रही हैं, अंदर से तो जैसे आपके नीचे को है पीछे का हिस्सा तो बाहर निकल रही हैं, और ऊपर जब ऐसे आ रही हैं तो ये अंदर को जा रही है। क्लियर? हाथ घुमा घुमा के बार बार समझ लीजिए। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ सोलेनॉइड। तो आप समझ रहे हैं यहाँ से बाहर निकल रही है यानी कि ये नॉर्थ पोल है, और यहाँ से एंटर हो रही है ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है। तो ये जो सोलेनॉइड है इसमें भी मैग्नेटिक, अब आप देख रहे हैं मैक्सवेल के यूज करके हमने 3 चीजों में मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकाली। एक तो स्ट्रेट कंडक्टर में, दूसरा हमारा सर्कुलर लूप में, और तीसरा हमारा सोलेनॉइड में। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन सिर्फ इतना आ जाता है, डिफाइन मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। और अब आपको एक मैं क्वेश्चन देती हूँ, यहाँ पे आपको बना के कमेंट सेक्शन में या फिर आप अपना ड्रॉ करके भेज सकते हैं हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा गया है। अराउंड अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट की तरह के चारों तरफ आपको क्या ड्रॉ करनी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है। हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, अब आपको ड्रॉ करके दिखानी है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट द प्रॉपर्टीज, ये भी आपको बताई गई हैं। लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज बतानी है, और आपको बार मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है। और नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डोंट 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, ये आपको बताने, ये आपके एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस हम ऐसे ही पूछ रहे हैं, ये सब आपके एनसीईआरटी में पूछे गए हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। बस इस आई थिंक जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आप इस क्लास को देखिए, समझिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट